गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार, डायरेक्टर कंपटीशन रिव्यू लर्निंग एकेडमी पटना। प्यारे बच्चों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआरटी का जो आपका सेक्शंस है उसमें आपको कंप्लीट 13 सब्जेक्ट्स पढ़नी है। और आज हमारे साथ हैं रीजनिंग के स्टार फैकल्टी गौरव गिरिराज सर। वो आज आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में गौरव सर का कॉन्सेप्ट और गौरव सर का टीचिंग स्किल्स बेहतर है। गौरव सर का रीजनिंग रेलवे, एसएससी एंड बैंक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें सर का कोई तोड़ नहीं। तो टीचर्स वाले में भी आप लोग गौरव सर से रीजनिंग पढ़िए और रीजनिंग में बेहतर स्कोर कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगा गौरव गिरिराज सर का। स्वागत है सर आपका कंपटीशन भी लर्निंग एकेडमी में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया। मेरा नाम गौरव गिरिराज हुआ और मैं आप लोग को यहाँ पर रीजनिंग सिखाने के लिए हूँ। जैसा कि मेरा प्रोफाइल है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर क्लैट और कैट मैट हो, ठीक है, इन सब जगहों पर मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं कंपटीशन व्यू से जुड़ा हुआ हूँ। जो सुपर टेट का जो सिलेबस आया, सुपर टेट एग्जाम जो होने वाले हैं, है ना। अब ये एग्जाम तो खैर किनको देना है, अब टीचरों को भी देना होगा, है ना, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी देना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हैं, ये क्या नया नौटंकी कर दिया है ना, कि नया साहब बताइए, जब ऑलरेडी जॉब मैं हासिल कर लिया हूँ, ऑलरेडी मैं जॉब होल्डर हूँ, जॉब हूँ, तो फिर ये जीओबी कहलाने के लिए, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एम्प्लॉय कहलाने के लिए हम लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। तो एक्चुअली में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो हमारे बिहार में जो टीचर की वैकेंसियां अभी तक आती रही है और सबको जॉब मिलता रहा है, तो नो डाउट ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है ना। इसमें सेंट्रल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन किसी भी चीज का नहीं क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है। तो आपको सरकारी नौकरी यानी कि आपके हाथ में एक जॉब दी गई है और जॉब देने का क्राइटेरिया क्या होता है? जॉब देने का क्राइटेरिया होता है कि जब तक एंट्रेंस एग्जाम ना हो तब तक आपको जॉब नहीं मिलना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन अभी तक का मूर्खता कहिए या अभी तक की बेवकूफी कहिए या अभी तक का जो गलत सिस्टम है उसकी बात करें तो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के अभी तक जितने भी टीचर बहाल हुए हैं सारे के सारे क्या हैं? विदाउट एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड टीचर है। पहली गलती कि विदाउट इंटरेस्ट आपने नौकरी बांट दिया सबको। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, कभी भी एकेडमिक लाइफ को, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है या जॉब मिल रहा है, तो एकेडमिक लाइफ को एज ए मेरिट में नहीं जोड़ना चाहिए। यहां जुड़ता है कि नहीं? मैंने सुना है कि टीचर में 10th में आपको कितना परसेंट आया वो भी मैटर करता है, 12th में कितना परसेंट आया वो भी मैटर करता है, ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंट है, उन सबको जोड़ करके मेरिट बना होगा। अब बहुत सारे बच्चे नाराज क्यों हैं कि इतना सारा एग्जाम ले रहे हो, ऊपर से एक और एग्जाम। तो एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि जितने भी टीचर लोग हैं, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया, कौन कौन सा एग्जाम दिया है? सबसे पहला तो आपने अगर बीएड किया हुआ है, बीएड किया होगा या फिर आपने डीएलएड किया हुआ होगा या फिर जो भी उसको कहते हैं ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। विदाउट ट्रेंड आप टीचर नहीं बन सकते, वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद आपने दिया होगा सीटेट, दिया होगा ना, या एस्टेट दिया होगा। तो ये जो सीटेट है या एस्टेट है, क्या है? एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, पहले ही बता दूं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक होता है एंट्रेंस टेस्ट और एक होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सीटेट एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं। मतलब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो यू आर एलिजिबल नाउ, बस यू आर एलिजिबल। अब आप एलिजिबल हैं, उसके बाद जब तक, अब जैसे केवीएस का एग्जाम हुआ है रिसेंटली में, यहां पर भी बैच बना था, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट भी रहा केवीएस का, ठीक है। तो केवीएस क्या था? केवीएस आज तक देखिए सीटेट के बेसिस पर नौकरी बांटा है? नहीं बांटा है। वो सेंट्रल लेवल पर है, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। आज तक रेलवे का जॉब हो, एसएससी का जॉब हो, बैंक का जॉब हो, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट क्या एंट्रेंस टेस्ट के जॉब नहीं बांटी जाती है। तो ये जो आपका होगा ये एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, इससे आपको क्या प्रमोशन मिलेगी। अब हर जगहों पर क्या होता है? प्रमोशनल एग्जाम हो जाता है, होता है कि नहीं? और आप लोगों को अभी आने वाले समय में हर अथी में एग्जाम होता रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए तो पॉजिटिव चीज है। अब आपको प्रिंसिपल बनने के लिए, ठीक है, प्रधानाध्यापक बनने के लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लंबा इंतजार करने की जरूरत आने वाले समय में देख लेना, जो ज्वाइन करेगा 2 साल या 3 साल के बाद ही उसका जो क्राइटेरिया होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल एस्टेट सुपर टेट का जो एग्जाम देना, ये पहली बार एग्जाम होगा। सिलेबस लगभग डिसाइड हो चुका है लगभग, लेकिन चैप्टर्स के नाम वो क्लियर
जनरली नहीं किया है। खास करके रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है और जहां जहां इंट्रेंस हो रहा है रीजनिंग की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ रही है। रीजनिंग पहले कहां कुछ सेक्शन में हुआ करता था, है ना, अब देख लो बीएड में मिलता है, आने वाले समय में सीटेट में मिलेगा, इंजीनियरिंग तक में रीजनिंग देखने को मिलता है, यूपीएससी में, बीपीएससी अब पूछना चालू कर दी है। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं जो पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है कि एकेडमिक जो लाइफ रही है आपका, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, इसके अलावा आपकी स्किल कितनी है, स्किल टेस्ट के लिए रीजनिंग पूछा जाता है ना। तो रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या होगा, आज सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब सिलेबस क्या है कि आप कहिएगा सर सिलेबस तो दिया नहीं, तो आप सिलेबस कैसे बताओगे, क्योंकि इतना साल का अनुभव रहा है मुझे, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इतने साल से अनुभव रहा है कि किस एग्जाम में क्या होगा। शायद केवीएस के कुछ बच्चे यहां बैठे हुए जो हमसे पढ़े हुए थे, जो पढ़ाए थे वही आया, है ना, जो पढ़ाए थे लगभग वही आया। तो आप लोग का भी जो सिलेबस रहेगा, जो मैं बता रहा हूं, लगभग 90 से 95% सिलेबस मैच करेगा। हाँ, उसमें मैं सिलेबस को दो पार्ट में बांट देता हूं। पहला सिलेबस होगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और दूसरा सिलेबस होगा जो कि पॉसिबल आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप लोग का जो सिलेबस होगा, सबसे पहले सिलेबस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। पेन कहाँ है, चलिए सिलेबस आप लोग लिखते भी जाइएगा। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं वो चर्चा कर लूं। अभी जो मैं सिलेबस लिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए रीजनिंग नया होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों ने पहले से पढ़ा भी होगा, तो चाहे आप पहले से पढ़े हो तो भी आपको बेहतर मिलेगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो खैर सीखना ही है सारा कुछ, ठीक है। तो हम जो पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या होगा मैं आपको क्लियर करवाता हूं, क्योंकि एक टाइम आप लोगों के पास कम है, जैसा कि मुझे पता है 3 ही महीना का समय है, और 3 महीना में खाली हम ही पढ़ाते रहेंगे, आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ना है। हम खुद अब अकेला रीजनिंग में हम 3 महीना तो आपको इंगेज कर नहीं सकते हैं, समय कम है। कम समय में अगर बेहतर तैयारी करनी हो, तो जैसा कि अचानक से केबीएस वाले भी पहले निश्चिंत थे, अचानक से बोला कि नहीं जिस डेट में डेट दिए हैं उसी डेट में एग्जाम लेंगे, सब धरफड़ा गया था सर अब कैसे होगा। तो हमने उन लोगों पर भी ट्राई किया था और सक्सेसफुल रहा था। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मंडे टू थर्सडे, जैसे कि आज मंडे है ना, ठीक है, मंडे टू थर्सडे हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज, जो मैं अभी सिलेबस लिखाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्सडे को क्या होगा कि आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग का ग्रुप बना हुआ है। थर्सडे को आप लोग को 25 क्वेश्चन का एक सेट आप लोगों के ग्रुप में जाएगा। अब ये 25 क्वेश्चन मिक्स्ड होगा, कम से कम 12 से 15 चैप्टर के क्वेश्चन इसमें होंगे। थर्सडे को मैं आपको ग्रुप में शाम तक भेज दूंगा। रात में क्या करना है, इस 25 क्वेश्चंस को बनाना है। अब पहला सेट जो मैं दूंगा थर्सडे को, ठीक है, पहला सेट जो दूंगा हो सकता है उसमें से 5 ही क्वेश्चन आपसे बने, 3 ही क्वेश्चन बने, 10 ही क्वेश्चन बने, किसी से 12 भी बन सकता है, जितना भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्राइडे को जो होगा, फ्राइडे को हम क्या करवाएंगे, तो उसी सेट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्राइडे को इस 25 सेट का डिस्कस करेंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 25 में से कम 18 क्वेश्चन आप आराम से समझ जाओगे। सिर्फ 7 क्वेश्चन जो होता है जिसमें कि थ्योरी जरूरी होता है, कंसेप्ट जरूरी होता है, उसमें दिक्कत होगा। जैसे ही दूसरा सेट में करवाऊंगा, तो इस बार पहले सेट में अगर आपका स्कोर 5 मार्क्स रहा है, तो दूसरे सेट में आपका स्कोर कम से कम 12 प्लस रहेगा। धीरे धीरे जैसे ही वीक में अगर 5 सेट भी अगर दे दिए, तो इससे 2 फायदे हैं। पहला कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी रीजनिंग का पैटर्न हम लोग सीख लेंगे, अगर आ गया एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। हमारा कोशिश है लगभग सारा चैप्टर कम टाइम में कवर हो, तो उसके लिए ये हमारी एक कोशिश रहेगी। और फ्राइडे को इसी का डिस्कशन होगा। समझ में आई बात, क्लियर? और फ्राइडे को इसी सेट का डिस्कशन होगा। जैसे कि मॉर्निंग वाले बैच में एक सेट दे दिया है वो लोग बहुत खुश है कि सर ये अब सबसे बेहतर चीज है, ठीक है। लेकिन सिलेबस वाइज जो भी मेन चैप्टर है जिसको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना भी जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है कि नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये तो समझ गए। अब सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो रीडिंग ना 3 प्रकार का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल। तो लॉजिकल आप लोगों में नहीं आएगा, ठीक है, लॉजिकल आप लोगों में नहीं आएगा, लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। वर्बल में क्या सब पढ़ना है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब 90% प्लस चांस है कि ये चैप्टर से फिक्स है कि क्वेश्चंस रहेगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी जिससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है उसको मैं पहले रखूंगा। सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग फिक्स है कि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका अल्फाबेट्स।
इससे भी क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा। तीसरा सीरीज, चौथा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, पांचवा है आपका क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10th नंबर, ब्लड रिलेशन के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कि हम लोग डीआई भी कहते हैं शॉर्ट में। मैथ में पढ़ना होता है ना डीआई, तो रीजनिंग में भी डीआई पढ़ना होता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया 10वां चैप्टर। उसके बाद 11वां चैप्टर है आपका, ब्लड रिलेशन हो ही गया, हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाइस। 11वां चैप्टर क्या हो गया, डाइस। 12वां चैप्टर हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका वर्बल का सिलेबस है। पहले वर्बल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये आपका वर्बल का सिलेबस है, वर्बल। तो ये 12 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से ज्यादातर चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? हाँ बताइए कहां पर? क्लियर? ये क्या हो गए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। अब पॉसिबल चैप्टर क्या सब है, इसकी भी चांस है आने की। पॉसिबल चैप्टर में जैसे कि आ जाता है आपका कैलेंडर, जनरली नहीं ही आएगा लेकिन आ सकता है। ठीक है, क्लॉक, जनरली ये सब चैप्टर नहीं आएगा। पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट तो आएगा, चांस ज्यादा बनता है क्या, लेकिन पजल जो है ना, पजल का चांस कम लग रहा है। लेकिन अगर कहा जाता है कि जब सिटिंग पूछ लेता है तो कभी कभी उसके मन पर डिपेंड पजल भी पूछ ही लेता है कभी कभी। सिलोजिज्म सेकंड में क्लॉक, कैलेंडर, क्लॉक, पजल। चौथा में सिलोजिज्म। कन्फ्यूजन तभी तक रहेगा जब तक हम नहीं पढ़ाए हैं। जब हम पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो चैप्टर पढ़ा देंगे। सिलोजिज्म हो गया। इसके अलावा भी मैं देख लेता हूं, और कोई चैप्टर तो नहीं है जो कि आ सकता है। नॉन वर्बल में लिखेंगे, वर्बल में यही सिलेबस है आपका। ठीक है, इसके अलावा ये मत समझिए कि इतना ही चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कोशिश रहेगी कि रीजनिंग छूट के नहीं आएगा। हाँ बताइए कौन सा लास्ट में? इसको कहते हैं सिलोजिज्म, प्यार से सिलॉग्स। रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। देखेंगे कुछ कुत्ते घोड़े हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। दिखा है ऐसा क्वेश्चन? वेन डायग्राम ये नहीं है। हाँ, ऑल सम नॉट ओपन, वेन डायग्राम से पढ़ना है इसको। हाँ बताइए, नॉन वर्बल में ना, ये तो वर्बल है, नॉन वर्बल अब लिखेंगे। वर्बल समझ गए ना? इसमें बड़ा बड़ा चैप्टर पता है कौन कौन होता है, जिसको कि पढ़ने की जरूरत है, वो है आपका यहां से। ये सब जितना भी चैप्टर है इसमें प्योर पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे हिलेगा, अन्यथा क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा जितना टिक किया। बाकी जो चैप्टर है प्रैक्टिस से भी कमांड में आ जाता है, बाकी चैप्टर का प्रैक्टिस से भी कमांड आ जाता है। लेकिन ये सब जितने चैप्टर में हमने टिक किया है, इसको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है।
ठीक है। वैसे तो रीजनिंग के वर्बल में टोटल 25 से 26 चैप्टर होते हैं। कुछ चैप्टर जो आप लोगों में नहीं रहेगा, जैसे इनपुट आउटपुट, वो नहीं रहेगा। इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, ये सब चैप्टर नहीं रहेगा। बाकी सब इतने चैप्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। बार कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, अब चलते हैं नॉन वर्बल के सिलेबस की बात करते हैं। नॉन वर्बल का 3 मेन चैप्टर है। नॉन वर्बल में से आप ये नहीं कह सकते कि क्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। नॉन वर्बल में सबसे बड़ा चैप्टर होता है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर समझते हैं? जैसे पूछ देगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, मतलब एक फिगर दे दिया जाएगा, पूछ देगा इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने स्ट्रेट लाइंस हैं, वो काउंट करना है। नॉन वर्बल का सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जिसमें आप बच्चे लोग फंसते हैं वो है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये 2 चैप्टर प्रॉपर वे में पढ़ना होता है। बाकी नॉन वर्बल बहुत आसान होता है। जैसे कि मिरर जिसकी बात कर रहे हो आप लोग, है ना, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये आसान होता है। एक बार सिखाएंगे फिर कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये 3 मेन चैप्टर हो गए। इसके बावजूद आप लोगों को पढ़ना है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर जो है आपका कंप्लीशन ऑफ डायग्राम, ये सब बहुत आसान होता है। 5वां नंबर होता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, इसके बाद आता है डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी। उसके बाद आता है डायग्रामेटिक सीरीज। इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, किसमें? रीजनिंग से। अब देखिए, रीजनिंग और मैथ मिला करके दिया है सिलेबस में, है ना। क्या चीज, मतलब कि जब सिलेबस में क्लियर नहीं किया रीजनिंग कितना पूछेंगे, मैथ कितना पूछेंगे, वो क्लियर नहीं किया है आप लोगों में, है ना। लेकिन इतना याद रखिएगा कि रीजनिंग मैथ जितना भी पूछेगा, आधा रीजनिंग रहता है आधा मैथ रहता है, 50-50% लगभग। हाँ, उसी में से मिक्स रहेगा। ये समझ के चलिए कि 5 क्वेश्चन मिनिमम समझ करके रखिए, पूछेगा 10 क्वेश्चन तक जा सकता है, वो रहेगा, समझ गए। लेकिन दिक्कत ये है कि देखिए एग्जाम जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना 2 चीजों की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एक तो एक मार्क्स की वैल्यू है, क्योंकि सब आप ही की तरह मेहनत करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। जो पढ़ता नहीं है वो तो आपका कॉम्पिटिटर कभी नहीं रहा है, लेकिन जो आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है या बाकी जगहों पर जो बैठ करके पढ़ रहा है आपकी तरफ, वो आपके कॉम्पिटिटर है कि नहीं है। उस कॉम्पिटिटर में याद रखिएगा कि वहां पर ना पॉइंट्स की भी वैल्यू होती है, एक मार्क्स की वैल्यू होती है, सेकंड नंबर की टाइमिंग की भी वैल्यू होती है, सेकंड्स की भी वैल्यू होती है। अगर सेकंड्स की वैल्यू समझना हो तो बैंक वाले बच्चों से पूछो, उसको 20 मिनट मात्र मिलता है और 35 रीजनिंग बनाने के लिए, वो भी जितना लेवल को आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे बैंक वाले को उससे कम से कम 8 गुना लेवल पढ़ना होता है, और तब 20 मिनट में 35 रीजनिंग बनाना होता है। उनके पास ना सेकंड्स की भी वैल्यू होती है, समझ जाता है। किसी एक भी क्वेश्चन में अगर वो फंस गया तो समझ जाता है, रोना चालू कर देता है वही एग्जाम से ही कि हम गए। तो मतलब वहां पर उन लोगों को पता है सेकंड्स की वैल्यू, मिनट की। तो चलो आप लोगों को टाइम का तो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जब जीएस सेक्शन ज्यादा हो जाता है, आ जाइए, ठीक है, और एकदम टाइम पर आया करिए। आज बहुत लोग लेट थे, है ना। बैठ जाइए, यहां आ जाइए, ठीक।
ठीक है ना। तो वहां पर याद रखिएगा कि मिनट की भी वैल्यू होती है, हाँ वहीं बैठ जाइए, मिनट की भी वैल्यू होती है, लेकिन आप लोगों को समय का उतना टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो। बस इतना समझ के रखना है कि जितना यहां से मिलेगा, जितना यहां से मिलेगा, जितना यहां से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग कम से कम 4 घंटा यहां पढ़ते होंगे, अब आज से शायद 5 घंटा हो गया है ना, तो इतना यहां के अलावा कम से कम 3 से 4 घंटा घर पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, समय कम नहीं रहता। तो चलो बस अभी कम से कम 3 से 4 घंटा घर पर मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है यहां से, जितना पढ़ाया, मान लीजिए कि रीजनिंग खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट लगेगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसका बर्डन आएगा। सब कुछ को पढ़ना है, जितना यहां से 5 घंटा पढ़ाया जाता है ना, उसका साथ में बैकअप लेकर के चलना है। और शायद आप लोग का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुआ है ना, तो टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे जितना भी मार्क्स क्यों ना आए, उसका डिस्कशन जरूर देखिए। उससे क्या होता है, 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन, इससे समय कम है लेकिन सफिशियंट है पढ़ने के लिए। कम से कम ये तो सोचिए कि सबको इतना ही ना समय मिला है, सिर्फ आप ही को इतना समय नहीं मिला है, बाकी को थोड़ी लेटर 1 साल पहले चल गया था कि देखो अगले बार एग्जाम लेंगे, अभी से तुम लग जाओ। सबको तो अभी नोटिफिकेशन मिला है, सबको एक ही साथ समय मिला है, तो सब मेहनत, अब इसी में जो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लेगा वो सब निकल जाएगा, सारे के सारे निकल जाएंगे। घबराइए मत, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना बताया जाएगा, उतना में से सिर्फ आपको करना क्या है, एग्जाम में जा करके जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ जितना पढ़ाया जाएगा कम से कम 70% तो स्ट्रेंथ आराम से आ जाएगा। जितना यहां से मिलेगा उसका 70% स्ट्रेंथ आप बना लो तो समझ जाइए कि एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब बाकी याद रखना है कि जो क्वेश्चन हार्ड होगा वो सब के लिए हार्ड होता है, ये मेंटलिटी है। ऐसा नहीं कि आपके लिए हार्ड है तो बाकी के लिए बहुत आसान है। और एग्जाम में टेस्ट सीरीज देने पर स्क्रीनिंग कीजिए। स्क्रीनिंग करने का मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो सब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम बताएंगे। एग्जाम में क्या अपना एक होता है ना, प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, एग्जाम में कौन सा टेक्निक अप्लाई करना होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नहीं तो अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पाता है, जबकि आ जाना चाहिए, एवरेज वाला निकल जाता है। क्यों? बस उसके पास थोड़ी सी टेक्निक थोड़ा सा बेहतर है। तो ये आपका सिलेबस है, लॉजिकल आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं, ठीक है। और अगर आ भी गया तो भी हम सेट में तो करवाएंगे ही करवाएंगे, उसी से पकड़ में आ जाएगा। तो आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे? जब भी चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग पहले पढ़िएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो ऐसे भी हो जाएगा, मेन में से पढ़ो जितना भी है, इनमें से डाइस पढ़ लो, डायरेक्शन पढ़ लो, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डाइस, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है तो डायरेक्शन ही पढ़ लीजिए, इसके बाद डाइस पढ़ लेंगे। हाँ, इसका मतलब रीजनिंग में यही तो एक खासियत है, रीडिंग में यही एक खासियत है। हाँ, सिर्फ अल्फाबेट्स जब हम पढ़ाते हैं तो पहले रैंकिंग पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अभी कहेगा सर सिटिंग से शुरुआत कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिटिंग हम तभी पढ़ाएंगे आपको जब हम डायरेक्शन पढ़ा देंगे। क्योंकि बिना डायरेक्शन पढ़े अगर सिटिंग एलिमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, नहीं बनेगा क्वेश्चन, दिक्कत होगी, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन पहले पढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन बाकी सब चैप्टर आप कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कनेक्शन किसी से नहीं है। तो चलो पहले डायरेक्शन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी सिटिंग पढ़ लेंगे। मेन आपको दिक्कत करने वाला चैप्टर यही रहेगा, सिटिंग, सिलॉक्स, पजल। ये 3 चैप्टर बड़ा भारी पड़ता है किसी भी स्टूडेंट पर, ठीक है। सिटिंग, पजल तो सब पे भारी पड़ता ही पड़ता है, और एक सिलॉक्स, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। लेकिन सिलॉक्स जब हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा समय लगता है पढ़ने में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी का भी। तो चलिए डायरेक्शन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, और डायरेक्शन में आपको क्या सब पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो डायरेक्शन, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। चैप्टर के नाम से क्लियर है कि आपसे क्वेश्चन में 2 ही चीज पूछी जाएगी, या तो डायरेक्शन पूछी जाएगी या तो डिस्टेंस पूछा जाएगा, और तीसरा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, या तो डायरेक्शन या डिस्टेंस। अब डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को पहले से मालूम हुआ करता है ना। डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। हाँ, एग्जैक्ट आंसर कि सर डायरेक्शन होते तो 8 हैं, लेकिन मेन 4 ही होता है। कौन कौन सा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मेन डायरेक्शन यही 4 होता है। हाँ, लेकिन 4 और भी डायरेक्शन होते हैं।
जिसको कि मेन डायरेक्शन नहीं कहा जाता, उसको ना सब डायरेक्शन कहा जाता है या फिर कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है, मतलब सहयोगी दिशा। जैसे किसी ब्रांच का सब ब्रांच होता है कि नहीं होता है, उसी तरह से मेन डायरेक्शन का भी सब डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन को हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। पहला हो गया प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है? मेन डायरेक्शन, यानी कि मुख्य दिशा। प्राइम डायरेक्शन का हिंदी मीनिंग्स क्या होता है? मुख्य दिशा। प्राइम डायरेक्शन हो गया। और दूसरा क्या हो जाता है? सब डायरेक्शन, मतलब सहयोगी दिशा। सहयोगी दिशा। प्राइम डायरेक्शन चार होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे? एन। दूसरा होता है साउथ, मतलब दक्षिण। शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? एस। तीसरा ईस्ट होता है, मतलब पूर्व कहिए या पूर्व कहिए, दोनों कह सकते हैं। अब जनरली पूर्व कहा जाता है ना। शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ई। और चौथा क्या होता है? वेस्ट होता है, मतलब कि पश्चिम। वेस्ट मतलब पश्चिम, शॉर्ट में डब्ल्यू। ये चार आपके मेन डायरेक्शन है। और चार आपके क्या होते हैं? सब डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा? नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ साउथ नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का हिंदी मीनिंग्स क्या होगा? दक्षिण कैसे हो जाएगा? उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट का हिंदी क्या होता है? उत्तर पूर्व। शॉर्ट में यानी प्यार से हम लोग इसको क्या कहेंगे? एनी। एन ऑब्लिक ई। एनी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी समझ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट है। दूसरा होता है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट। उसके बाद होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, मतलब एनडब्ल्यू। और लास्ट वन साउथ वेस्ट। और भी डायरेक्शन होता है क्या? याद सोच लीजिए, और भी होता है। हमने तो 10 दिशा सुना है, 10 दिशाओं नहीं सुने हैं कभी? गानों में भी आपने सुना होगा, है ना? पंडित जी भी बताते हैं। लेकिन ये 10 दिशा ना सिर्फ गानों में ही मिलेगा, अब पंडित जी ही बताएंगे। 10 दिशा एक्चुअल में होता नहीं है। दिशा टोटल 8 ही होता है। पंडित जी को बताना पड़ता है कि 10 में से 6 दिशा खराब चल रहा है आपका, होता है ना। दिशा और दशा दोनों वही हो गया। दिशा दशा तो बोलता ही बोलता है। अब जो लोग 10 दिशा बोलते हैं, गानों में भी देखो क्या रहता है? 10 दिशाओं रहता है ना, बहुत जगह पर सुने। अब उनसे पूछिए कि 2 और दिशा होता कौन है, तो क्या बोलेगा पता है? देखिए अभी बोले थे ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। ये कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। डायरेक्शन टोटल 8, 4 जिसमें मेन और 4 उसमें। क्लियर है? डन। चलिए यहां तक तो समझ गए। अब जो प्राइम डायरेक्शन का जो प्रेजेंटेशन होगा, हम लोग डायरेक्शन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू द मैप। मैप पढ़ाया गया होगा आपको। मैप में क्या किया जाता है? सबसे पहले एक सेंटर लिया जाता है ना। सेंटर से ऊपर क्या माना गया है? नॉर्थ। सेंटर से ऊपर, सेंटर से सॉरी नीचे, सेंटर से राइट साइड, और सेंटर से लेफ्ट साइड। होता है कि नहीं होता है? सेम उसी मैप वाले डायरेक्शन को हम लोग भी फॉलो करने वाले। लेकिन याद रहे कि वो भी जो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट को ईस्ट और लेफ्ट को वेस्ट, वो भी एज्यूम किया हुआ डाटा है किसी न किसी के द्वारा, जिसको हम लोग अभी तक क्या करते हैं? फॉलो करते हैं कि नहीं? तो हम लोग भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करते आएंगे। तो जो प्राइम डायरेक्शन है उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? ये ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ, आपके राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना है कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का क्या माना जाता है? अपोजिट डायरेक्शन। सेम ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का क्या माना जाता है? अपोजिट डायरेक्शन। और कभी भी जब आप प्राइम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पर, ये याद रखिएगा। और जो भी एडजेसेंट डायरेक्शन होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या? पड़ोसी।
जैसे नॉर्थ का पड़ोसी कौन कौन है, ईस्ट और वेस्ट। ये क्या होता है, 90 डिग्री पर हुआ करता है। समझ गए, ये छोटी सी चीजें याद रखनी है कि कभी भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होगा, ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 90। लेकिन अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई जरूरी है नॉर्थ हम ऊपर ही लें, तो क्योंकि आपसे कभी कभी इंटरव्यू वगैरह होता है ना, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि क्या कोई जरूरी है नॉर्थ ऊपर ही लें, तो क्या जवाब दीजिएगा, नहीं तो क्यों, क्यों नहीं। और कहीं पर होता है क्या, बताइए तो। हां, अगर कोई पूछ दे क्रॉस कि डायरेक्शन जब पढ़ाया गया होगा तो ऊपर बताया गया होगा नॉर्थ, नीचे राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ कोई जरूरी है ऊपर लें, तो क्या जवाब देंगे, कोई जरूरी नहीं है। वो बस वो भी एज्यूम किया हुआ डाटा है तो हम उसको फॉलो करते हैं। नॉर्थ मेरी मर्जी, हम किसको भी ले सकते हैं। अगर आपकी मर्जी की नॉर्थ इसको लेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही डायरेक्शन है आपका, कोई गलत नहीं कर सकता है। नॉर्थ हाँ, लेकिन आप कहिएगा नॉर्थ इसको लेंगे लेकिन साउथ यहीं रहेगा, जिद बना लीजिएगा, जिद्दी अगर बन जाइएगा तब गलत है। अगर आप वो नॉर्थ लेते हैं तब ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, आपकी मर्जी। आप अगर चाहते हैं नॉर्थ इसको लें तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बस डायरेक्शन ये कहता है कि कभी भी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और फिर से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। बट कितने डिग्री पे, अब एडजेसेंट है तो 90 डिग्री पर। तो आपका प्रेजेंटेशन तब तो इस रूल्स के हिसाब से कहीं भी आप गलत नहीं हो। देखो, नॉर्थ से क्लॉकवाइज में क्या है, ईस्ट है, ईस्ट से क्लॉकवाइज में साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और कहां है, क्लॉकवाइज में। मतलब आपका प्रेजेंटेशन 100% सही है। भले ही मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, क्या पढ़ाया, तो आपको इसका मतलब प्रेजेंटेशन में हम लिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, हम आपको लिखाएंगे ये चीजें, समझ गए ना। लेकिन क्या है ना कि अगर हम सबको बोल दें जो मर्जी वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लो, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते वक्त ना हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। हम नॉर्थ इधर मानेंगे, आप नॉर्थ इधर मानते हैं, अब क्या कहेगा, सर ऊपर लीजिए ना, हम ऊपर लेते हैं, है ना। बोला कि नहीं सर सही है, हम ऊपर ही लेते हैं, तो झगड़ा हो जाएगा आपस में ही। तो उससे बेहतर है कि हमने भी क्या कह दिया कि चलो जो सब फॉलो करते आया हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट को ईस्ट और लेफ्ट को वेस्ट। अब सब डायरेक्शन जो होता है, जब तक मेन डायरेक्शन नहीं तब तक सब डायरेक्शन नहीं, इसी डायरेक्शन से निकाला हुआ वो सारा का सारा डायरेक्शन है। तो जब तक मेन डायरेक्शन नहीं होगा तो ये चारों आपका क्या है बताओ, मेन डायरेक्शन है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों आपके मेन डायरेक्शन है। अब इनके बीच के जो चारों डायरेक्शन होते हैं इसको क्या कहा जाता है, सब डायरेक्शन। तो इस सब डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, तो क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, साउथ ईस्ट कहा जाएगा। इसको वेस्ट साउथ नहीं कहना चाहिए, साउथ वेस्ट कहना चाहिए। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल, है ना। लगभग देखा जाती है 45 में बट गया कि नहीं बट गया, बट गया ना, क्योंकि आपने टोटल डायरेक्शन को कितने पार्ट में बांट दिया, 8 पार्ट्स में बांट दिया। और टोटल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 360, 360, और उसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, मतलब 45। लेकिन जिस तरह से यहां मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा था, नॉर्थ तो कोई जरूरी नहीं ऊपर ले सकते हैं, यहां भी मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। क्या है क्रॉस क्वेश्चन, तो चलिए, जैसे कि इसको क्या कहते हो आप, इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वेरी गुड। और कितने डिग्री पर है ये कहते हैं ना। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इसको क्या कहा जाएगा, ये तो 45 पे नहीं है, ये तो 45 पे नहीं है, लगभग 20 डिग्री के अप्रॉक्स में है। नॉर्थ से अगर देखा जाए तो ये लगभग 20 डिग्री के आसपास है। इसको क्या कहेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सबको, बिल्कुल। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जितने भी डायरेक्शन होंगे, चाहे वो 5 डिग्री पे हो
कि 85 पे हो, कि 35 पे हो, कि 45 पे हो, कि 75 पे हो। सिंपल सी बात है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के जितने भी डायरेक्शन होंगे उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये सारा का सारा डायरेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट। अब इनके बीच के जितने भी डायरेक्शन होंगे इन सभी को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तब तो एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, तो सर आप 45 क्यों लिए? जब नॉर्थ और वेस्ट के बीच के किसी भी डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, आप 45 डिग्री क्यों लिए? क्वेश्चन तो बनता है, तो हम 25 डिग्री भी ले सकते हैं। तो उसमें एक चीज समझना है, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, मतलब क्वेश्चन आपने बना लिया, अब वो फाइनल टच पर है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना है। आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया है और उसका आंसर करना है ना। जैसे सपोज कोई पर्सन है, यहां से अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इधर 7 किलोमीटर चला। एक पर्सन है जो अपने घर से किधर? वेस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चला। यहां से साउथ में 2 किलोमीटर चला। साउथ में कितना चला? 2 किलोमीटर। और फिर यहां से वेस्ट में चला 7 किलोमीटर। डन। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो अभी आप आंसर दे रहे हैं, तो आंसर देने वक्त चाहे वो 15 डिग्री हो, कि 25 हो, कि 45 हो, डजंट मैटर। आंसर क्या कहलाएगा? ये साउथ वेस्ट ही कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको टर्न करने को कहा जाए, जैसे आप इस डायरेक्शन में चले, यहां आ गए, यहां से बोला जाएगा साउथ ईस्ट में टर्न करने को, अभी आप आंसर नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अब यहां से साउथ ईस्ट में टर्न करना है। तो टर्न जब कह देगा वो, तो टर्न माना जाता है 45 डिग्री पर, क्योंकि वो मेंशन तो नहीं किया कि साउथ ईस्ट में टर्न करेगा तो कितना डिग्री। तब हम यहां पर क्या करेंगे? 45 डिग्री लेकर के टर्न करेंगे। जब क्वेश्चन से टर्न करने की बारी आएगी तो वहां 45 लेना है, और आंसर करने वक्त चाहे कुछ भी हो वही आंसर आएगा, किसके बीच मारा। ऐसा होता क्यों है? जैसे मान लो कि हम लोगों ने भी फिजिकल क्लास किया हुआ है, बचपन में होता था कि नहीं होता? जैसे कहा जाता था बाएं मुड़, कितना डिग्री पर मुड़ते थे? बाएं 45 पर तो छड़ी पड़ता था सीधे पैर में। नहीं, बाएं मुड़ का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री पर मुड़ना है, नहीं तो हाथ पर छड़ी होता था कि नहीं होता था? तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। अच्छा, वहां पर तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, काहे? आप थोड़ी बोले हैं कितना डिग्री मुड़ना, आप बोले खाली बाएं, तो बाएं लीजिए, मुड़ गए। लेकिन वहां पर वो तो डिग्री नहीं बोलता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे? 90 डिग्री हम लोगों को मुड़ना होता था, क्योंकि क्या होता है? वो अंडरस्टूड होता है, वो इनविजिबल होता है कि लेफ्ट टर्न करने के लिए बोले या राइट टर्न करने के लिए बोले, वो 90 डिग्री पर ही टर्न होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन वो 90 डिग्री थोड़ी लिखेगा, सीधे लिखेगा कि मोहित नॉर्थ की तरफ गया और लेफ्ट टर्न कर गया। तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि अगर उससे डिबेट ही करना पड़े तो उसको हरा देंगे डिबेट में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में चले लेफ्ट टर्न के लीजिए, कर गए नॉर्थ में, लेफ्ट में टर्न। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लेफ्ट टर्न बोला जाए, आपको क्या करना है? 90 डिग्री टर्न करना है कि नहीं? तो उसी तरह से जब सब डायरेक्शन में टर्न करने के लिए बोला जाए तो वो इनविजिबल होता है कि 45 डिग्री पर टर्न करना है। लेकिन यहां तो आप क्वेश्चन बना लिए, यहां तो आप एडजेक्ट बता सकते हैं, तो चाहे वो 45 डिग्री पर हो, कि 25 हो, कि 75 हो, आंसर किसके बीच में आ रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट होगा। अब इसका लॉजिक समझ में आ गया क्यों हमने 45 लिया? लिख लीजिए, इसको लिख लिया ना, तो समझ गए। तो डायरेक्शन की बेसिक चीजें आप समझ गए। अब डायरेक्शन में आपको क्या सब पढ़ना है, कौन कौन से टाइप पढ़ना है, यहां तक क्लियर ना? हाँ, ले लीजिए। अभी इतना ही पढ़ाएंगे, स्टार्ट ही किए हैं। हो गया ना? अब चलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिससे फिक्स है कि क्वेश्चंस रहना है, सबसे ज्यादा जो टाइप है वो है आपका वॉकिंग बेस्ड। दूसरा है आपका डिग्री मूवमेंट, और तीसरा है आपका
लैंग्वेज या लोकेशन बेस्ड, लैंग्वेज या लोकेशन बेस्ड। क्लियर? ये 3 टाइप मेन है जो आप में आएगा। अब डायरेक्शन में और भी टाइप होता है, लेकिन ये आपको, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 2-4 सवाल हम बता देंगे। अगर भविष्य में अगर आ गया तो बना करके ही आना है। उसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन प्लस क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। और 5वां होता है शैडो बेस्ड, शैडो बेस्ड। क्लियर? तो मेन ये 3 पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, लैंग्वेज या लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? तो कल हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मंडे टू थर्सडे आपका सिलेबस वाइज चलेगा। और हाँ, 2 बजे एकदम टाइम पर आया करिए, क्योंकि हम 10 मिनट पहले छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि 3 ही बजे से बोरिंग रोड बीएससी में क्लास रहता है। ठीक है? बैंकिंग वाले की। आज तो हम लेट हो गए, आज वहां पर देखिएगा 3:30 बज जाएगा हमको। ठीक है? तो इसीलिए, क्योंकि आज आप लोग लेट आए थे, इसलिए 2 बजे एकदम टाइम पर आ जाइए आप लोग। 2 बजे से क्लास स्टार्ट रहेगा, 10 मिनट पहले हम छोड़ देंगे। ठीक है? कम से कम 45 मिनट तो पढ़िएगा ना। ठीक है? तो 2 बजे यानी हो आ जाना है। ओके, चलिए फिर बाय, मिलते हैं कल।